हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, प्रमोशन इन सब के बारे में समझेंगे। तो हमें पता है कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है। लॉ से क्रिएट कर रहा है, लॉ से एग्जिस्टेंस में ला रहा है एक आर्टिफिशियल पर्सन को, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, कंपनी का। तो जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की या इनकॉर्पोरेशन की या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, इसका मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने एग्जिस्टेंस में लाया है ना, उसे एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या तरीका है, उसको कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाए। उस कंपनी, उस आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाना ही क्या कहलाता है, आपका कंपनी को फॉर्मेशन करना। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन को जो कि कंपनी है उसको उसको कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाए, उसको कंपनी ने, उसको लॉ ने कैसे क्रिएट किया, उस चीज़ को ही, उस प्रोसीजर को ही हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कहेंगे। तो बेसिकली कंपनी को फॉर्म करने के ना 4 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं एक कंपनी जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। वो 4 स्टेजेस क्या है? सबसे पहला होता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को प्रमोट करना। प्रमोट करने का मतलब, प्रमोशन करने का मतलब वो पहला पर्सन जिसके दिमाग में ये आइडिया आए कि हाँ, हमें सबको मिलके एक आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाना है, ये जो सोच रहा है ना, वो चीज़ें आ जाती हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखिए, इनकॉर्पोरेट करने का क्या मतलब होता है कि कंपनी को रजिस्टर करना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मतलब सिंपली आप समझिएगा, जो कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब हो गया कंपनी का रजिस्टर हो जाना, और उसकी एग्जिस्टेंस हो गई। जिस दिन वो रजिस्टर हो गया उसकी एग्जिस्टेंस हो गई, कंपनी बन गया आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, लॉ के थ्रू वो क्रिएट हो गया, क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं, रेजिंग ऑफ कैपिटल। थर्ड स्टेज क्या हो जाता है, कैपिटल को रेज करना। एंड द फोर्थ स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल को ही ना कई जगह पे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है ना। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल या सब्सक्रिप्शन का करना। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 4 मेन स्टेज कहे गए हैं कि पहले तो कंपनी का आइडिया का फ्रेम हो जाना, फिर हम उसको किस फॉर्म में लाना चाहते हैं, मैं प्राइवेट बनाना चाहते हैं, पब्लिक बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, ओपीसी बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो फॉर्म सोचना। देन कंपनी को रजिस्टर कराना, इनकॉर्पोरेट कराना। फिर अगर कंपनी रजिस्टर होगी तो उसके लिए पैसों की व्यवस्था करना, कैपिटल बनाना उसके लिए। प्राइवेट है तो अलग तरीके से कैपिटल को फ्रेम कर पाएंगे, पब्लिक है तो अलग तरीके से कैपिटल को रेज करेंगे। तो कैपिटल को फ्रेम करना उसके लिए, एंड देन फाइनली उसको बिजनेस शुरू करने की परमिशन दिलाना, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये मेन 4 स्टेजेस कहे गए हैं। क्लियर है? तो इसी, अगर ये 4 स्टेजेस को कंप्लीट कर देते तो हमारा कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो कंपनी फॉर्म करने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल आप पर्सन बना रहे हैं, तो अगर आप उसे पब्लिक या प्राइवेट बना रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं जिसको शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कंपनी जो विदाउट शेयर कैपिटल होती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो अपना बिजनेस, मतलब काम करना, अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं आफ्टर 2 स्टेजेस। मतलब प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के कंप्लीट होते ही, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आप रजिस्टर हुए कि हाँ आप एक पर्सन हैं, आप एग्जिस्टेंस में हैं, उसी दिन से आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप एक ऐसे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बन रहे हैं जो विदाउट शेयर कैपिटल है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कंपनी बन रहे हैं जो विथ शेयर कैपिटल है, मतलब जिसके पास, कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल के साथ स्टैब्लिश हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, चाहे वो पब्लिक फॉर्म में हो रही है, प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपना बिजनेस, अपना काम करना शुरू कब करेंगे? इस 4th स्टेज के बाद। मतलब जब आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब अगर शेयर कैपिटल की कंपनी है आपकी, मतलब पब्लिक या प्राइवेट आप जो भी हैं, लेकिन हैविंग अ शेयर कैपिटल है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको चारों स्टेज कंप्लीट करेंगे तभी बिजनेस शुरू होगा। लेकिन अगर विदाउट शेयर कैपिटल की कंपनी है तो 2 स्टेजेस के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद, इनकॉर्पोरेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत फ्रेम किए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये सारी बातें किसने बताई है? सेक्शन 11 ने बताई थी कि ऐसा किसको क्या करना होता है। क्लियर है?
अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेजेस को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे सबको चीज़ें फ्रेम होंगी, उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर वगैरह भी समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी में क्या हो गया कि इनिशियली द पर्सन हु इंटेंड टू फॉर्म अ कंपनी, जो सोच रहा है, जो चाहता है कि एक कंपनी को बनाया जाए, है ना, उस कंपनी को बनाए जाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, उसको वाकई में लॉ के थ्रू उसको एग्जिस्ट कराने के लिए जो पर्सन ये सोचता है, उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेता है, लोगों को इकट्ठा करता है और वो सब काम जो करता है वो क्या कहलाता है, दे आर नोन एज प्रमोटर्स। उसी को हम कहते हैं प्रमोटर्स। क्लियर है। और प्रोमोटर्स की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? प्रोमोटर्स की डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में। तो वहाँ पे क्या कहा गया कि प्रमोटर मीन्स कौन लोग होते हैं? एक ऐसे पर्सन जिसका नाम हुज नेम हैज़ बीन नेम्ड इन प्रॉस्पेक्टस, ऐसे लोग जिनका नाम आपकी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है या वो कंपनी में आइडेंटिफाइड रोल कर रहे हैं, मतलब उनका जो काम है वो आइडेंटिफाइड है, मतलब कि वो ऐसा चीज़ है जिनकी वजह से कंपनी फ्रेम हो रही है, वो वर्क कर रहे हैं जिससे कंपनी को फ्रेम किया जा सकता है, तो वो क्या कहते हैं? आपके प्रमोटर्स कहलाते हैं। ऐसा किसने कहा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ने कहा। और उन्होंने क्या कहा? हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, या फिर प्रमोटर्स हम उन्हें भी कह सकते हैं जिनका कंपनी के जो भी कंपनी की पूरी वर्किंग है उस पर पूरा कंट्रोल हो, चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल हो चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, या तो एज अ शेयर होल्डर हो या तो एज अ डायरेक्टर हो या किसी और फॉर्म में हो, लेकिन वो कंपनी के सारे अफेयर्स को, सारी वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हों, तो वो हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ क्या? या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी एडवाइस पे, मतलब वो ना तो, मतलब ये समझिए कि उनका कंट्रोल नहीं है, कोई वर्किंग पे कंट्रोल नहीं है, वो शेयर होल्डर डायरेक्टर किसी भी फॉर्म में होकर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस है उनका, जिसकी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर रहे हैं, कंपनी का काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब उनके एडवाइस पे, उनके डायरेक्शन पे, उनके इंस्ट्रक्शंस पे ही सारा काम हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाते हैं? प्रमोटर कहलाते हैं। तो प्रमोटर तीन हो गए, या तो फिर उनका प्रोस्पेक्टस में नाम होता है, या फिर उनका कंपनी के अफेयर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, या फिर उनकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके थ्रू कंपनी वर्क कर रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रमोटर्स कहलाते हैं। और यही स्टेज आपका क्या कहलाता? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कि भाई पहले तो कंपनी का आइडिया तो आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो यहाँ पे याद रखिएगा कि वो पर्सन जो एग्री हुआ कि हाँ हमें एक कंपनी बनानी है, जिसने उस कंपनी को बनाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे उसको प्रिपेयर किया, है ना, जो लोगों को इकट्ठा किया, एक्टिव रोल प्ले किया कि हाँ भाई हमको काम करना है, भले ही, और ये भी हो सकता है कि समटाइम्स प्रोमोटर्स ने आइडिया दिया, लोगों को इकट्ठा किया, पर वो इतना एक्टिवली हर चीज़ को रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल वो क्या हो गया? आपका प्रमोटर हो गया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये फॉर्म, जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि हाँ कंपनी को स्टैब्लिश करने में जिसने अपना रोल प्ले किया हो, सारा काम किया हो, लेकिन अगर आप एक एडवोकेट है और फिर आप उस कंपनी को रजिस्टर कराने में सारा काम कर रहे हैं, तो आप प्रमोटर हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो मेरा काम था ये काम करना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में सीए हैं, सीएस है, एडवोकेट है, और वो सब मिलकर अपना कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये तो उस प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहे हैं ना, तो ये प्रमोटर नहीं होते हैं। तो प्रमोटर का मतलब ये चीज़ हो गया कि भाई वो आइडिया आना, लोगों को एग्री कराना और सोचना कि हाँ हमें एग्जिस्ट करना है, उसके लिए जितने लोगों को इकट्ठा करना, जिनसे जो काम करना, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, वो सब करवाना, वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे अभी जैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समटाइम्स से प्रमोटर्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है ना, उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है, क्योंकि वो ना तो कोई ट्रस्टी है, ना कोई एजेंट है, वो इस तरह के कोई पर्सन होते ही नहीं है। तो इस तरह से उनकी स्टेटस को लेके, उनकी ड्यूटीज़ को लेके कई बार एग्जाम में सिर्फ प्रमोटर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही पार्ट इनका डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए पूरी चीज़ जो है ना बेसिकली है तो फॉर्मेशन ही। हमने भी फॉर्मेशन के ही स्टेजेस पढ़े कि प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, रेजिंग कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का क्या कहने का मतलब हुआ? एक्चुअली सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेक्शन 3 ने कहा कि जब आप कंपनी को प्रमोट करें, आप आइडिया लेके आ रहे हो ना कि आपको कंपनी बनानी है, प्रमोटर्स आ गए, उन्होंने सोचा कि मुझे कंपनी बनानी है, तो सेकेंड स्टेप्स उनका होना चाहिए कंपनी को किस फॉर्म में बनाना है। कंपनी को किस फॉर्म में बनाने का
मतलब क्या हुआ कि उसका लीगल स्टेटस क्या रखना है आपको, किस तरह की कंपनी चाहिए आपको, वो यहाँ पे कहला रही है फॉर्मेशन। क्लियर है? और ये किस तरह का होना चाहिए, ये बात कहाँ लिखी गई? सेक्शन 3 में लिखी गई। तो उसमें क्या कहा गया कि जब प्रमोटर्स ने प्रमोशन के बारे में सोच लिया कि भाई उसे कंपनी बनानी है, उसने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने शुरू किए, लोग को इकट्ठा किया, तो अब उसे फॉर्म डिसाइड करना है कि क्या वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी कि इस कंपनी को वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए, किस तरह की कंपनी को उसे कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो चाह रहा है कि पब्लिक कंपनी है तो 7 या 7 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर ले वो, तो मतलब क्या फॉर्म वो सोच रहा है। कंपनी जब भी वो फॉर्म करेगा तो उसका पर्पज़ हमेशा लॉफुल होना चाहिए। उस लॉफुल पर्पज़ के लिए उसको फॉर्म, उसका लीगल स्टेटस सोचना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, वो ध्यान देनी पड़ेगी। तो उसी में सेक्शन 3 में ये बात बताई गई कि अगर पब्लिक कंपनी का फॉर्म आप सोच रहे हैं तो 7 या 7 से ज़्यादा पर्सनस को आप इकट्ठा कर लेंगे, तब वो सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो पाएगी। प्राइवेट कंपनी है तो 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए। ओपीसी अगर है तो वो एक पर्सन होना चाहिए। ओपीसी को हम क्या कहेंगे अगर प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ओपीसी से एज अ प्राइवेट कंपनी, तो वहाँ पे एक ही पर्सन से आप कंपनी फ्रेम कर सकते हैं। तो आप किस फॉर्म में चाह रहे हैं वो डिसाइड कर लेंगे, तो वो सेक्शन 3 में आया। तो जब हमारा प्रमोशन हो गया और हमने फॉर्म डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 कि हमारा लॉफुल पर्पज से हमें इस तरह की कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, तो अब क्या करेंगे, तब हम इनकॉर्पोरेशन में आ गए। हमारा एक्चुअल जो सेकेंड स्टेज है वो आ गया। क्लियर है? अब ये इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कितने क्या क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत फ्रेम किए जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर कराना। सिंपली आप ये समझिएगा कि अब आपने सोचा, आपने लीगल स्टेटस डिसाइड कर लिया, मुझे कैसा चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ मेंटेन कर लिया। अब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का सिंपल मतलब समझिएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, कि हम ये हैं, ये देखिए मेरा नाम आप रजिस्टर करिए। अब आपकी लीगल एग्जिस्टेंस हो जाएगी जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। मतलब जिस दिन कंपनी पेपर में, आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं, आरओसी में जिस दिन उस ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आप इनकॉर्पोरेट हो गए। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्ट्रेशन होना, कि हाँ आप लोग मिल के ये पेपर है, ये काम करोगे, ऐसे हो, ये सब कुछ सब आपने देख के अपना नाम वहाँ पे स्टाम्प करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। उनके रजिस्ट्रार में आप जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर है उसमें आपका नाम चढ़ गया, तो हम कहते हैं कि अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप अब एग्जिस्टेंस में आ गए। आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जिस दिन वो मिल जाता है उस दिन से आपकी एग्जिस्टेंस बन गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को सिंपल समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन कराना। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई प्रोसीजर होंगे, आरओसी में जाना होगा, कुछ पेपर डालना होगा, कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो अब पूरा इनकॉर्पोरेशन में हम यही समझने वाले हैं। क्लियर है? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होगा, इस बात को सेक्शन 7 में डील किया गया और वहाँ पे प्रोसीजर बताया गया कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। ठीक है? तो पहले तो हम एक एक स्टेप्स को यहाँ पे नॉर्मली समझते हैं कि अगर आपको इनकॉर्पोरेट कराना है, मतलब रजिस्टर कराना है अपनी कंपनी को, तो अब आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले कि आप किस नाम से अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन डाल दो। कहाँ पे? आरओसी में। अब देखिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो रजिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा? एक पर्सन करेगा ना, एक ऑफिस में होगा, वहीं से जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हाँ हम भी हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप समझिए कि अगर कोई नॉर्मली किसी बेबी का बर्थ होता है या डेथ होती है, तो ऐसे सिचुएशन में नगर निगम पर्टिकुलर जिस एरिया होता है वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लेना होता है ना, कि वो प्रूफ करता है कि हाँ भाई ये पर्सन इस एरिया का बर्थड पर्सन है, कि यहाँ पे इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से हर जब कंपनी भी आती है एग्जिस्टेंस में, तो उसके लिए भी एक है नगर निगम, जैसे आप कह रहे हो ना, वैसे ही आरओसी होता है। रीजनल ऑफिसेज होते हैं उनके अलग अलग जगह के लिए। ठीक है? तो आरओसी जो होगी वहाँ पे जाके आपको अपने पेपर्स रजिस्टर कराने पड़ेंगे, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम एग्जिस्टेंस में हैं। तो उसके लिए पहले काम क्या करना होगा कि अपना नाम, उनके यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आरओसी के ऑफिस में, वहाँ से उनको नाम अपना रिजर्व कराइए। फिर आप अपना पूरा एमओए कि हम लोग जो कंपनी बना रहे हैं हमारा नाम ये होगा, हमने रिजर्व करा लिया अपना नाम। अब हम लोग अपना पेपर लगाएंगे कि हम क्या क्या काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हमारे में कौन से लोग होंगे, कि उनका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम वो ड्राफ्ट करेंगे पूरा एमओए प्रॉपर, उसको साइन वाइन करवाएंगे और उसको कहाँ पे? आरओसी में सबमिट करेंगे। फिर जितने भी लोग हमने नॉमिनेट किए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एज ए डायरेक्टर वर्क करने वाले हैं ना, उन सब की कंसेंट भी हमें सबमिट करनी पड़ेगी। हमने जितने भी एमओए में साइन करवाए हैं जिन लोगों के, और जिन लोगों के नाम वहाँ मेंशन किए, उनके सर के कंसेंट भी हमें वहाँ पे आरओसी में वो भी देना पड़ेगा।
इसके बाद हमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वो होता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए भी पर्टिकुलरली एक फॉर्म आता है ना। वो लोग उसी में आपको एक ऑनलाइन एक फॉर्म मिल जाता है, INC करके फॉर्म आता है। आप INC 8 उस फॉर्म का नंबर होता है, वो ले लेंगे, उस फॉर्म में आप अपना भर देंगे। तो वो क्या होता है कि वो डिक्लेयर हो गया कि हाँ भाई हम जानते हैं। अब ये डिक्लेयर कौन करेगा वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। वो कह देता है कि हाँ भाई हम मेरी नॉलेज में है कि ये कंपनी का सारा काम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है, सारे रूल और सब कुछ वो मानते हुए इसको रजिस्टर कराया गया है। तो हमने डिक्लेयर किया कि हाँ सब कुछ सही है। तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का भी सबमिट करना पड़ेगा आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। फिर जितना भी स्टैम्प ड्यूटी है, जो कुछ भी फीस वगैरह है, सब कुछ आप पे कर देंगे। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, डिजिटली साइंड ROC से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप रजिस्टर हो गए, कंपनी की एग्जिस्टेंस आ गई। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस लॉफुल हो गई, आप एग्जिस्ट करते हो। एंड द 7th इज व्हाट, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, तो आपके घर का एड्रेस मिल जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कि हाँ ये कंपनी, इसका ऑफिस कहाँ पे होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, वो भी आपको डिक्लेयर करके आपको बताना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेज आपको मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के इतने दिनों के बाद आपको अपना ऑफिस का डिटेल भी वहाँ पे बताना पड़ेगा। आप ये सब करते ही आपका पूरा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट। अब आप कैपिटल रेज करो और अपना बिजनेस का सर्टिफिकेट रिसीव करो और अपना काम शुरू करो। क्लियर है। अब इसी इनकॉर्पोरेशन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आता है, इनकॉर्पोरेशन से ही आता है। ठीक है, अभी तक जितने स्टेजेस थे वो क्लियर हो गए कि प्रमोशन क्या हो गया, प्रमोटर्स के थ्रू जो चीज़ें हो गई, फिर हमने किस फॉर्म में कंपनी को रजिस्टर किया है, प्राइवेट पब्लिक किया, सेक्शन 3 ने हमें बता दिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि सेक्शन 7 है। इसके सारे स्टेजेस हम यहाँ समझेंगे। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है ना, उसको मोटा मोटी अगर देखिए तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या हो गया, नेम का रिजर्वेशन कराना। आप अपने नेम को रिजर्व कराओ कि आप किस नाम की कंपनी चाहते हो। ठीक है, वो नाम अवेलेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि होता है ना कि पेटेंट हो जाता है कि ये नाम कोई और नहीं रख सकता है, तो नाम की अवेलेबिलिटी पहले चेक करनी होती है। पहले तो रिजर्व करो अपना नाम कि तुमको ये नाम मिल जाए इस कंपनी का। फिर DIN ऑब्टेन करो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब भी आप ऑब्टेन कर लो। और फिर क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को ROC में सबमिट कर दो। जैसे सब सबमिट कर दोगे ना, तो वो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देगी। फीस वीस पे करने के बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगी, काम खत्म। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन में नाम को रिजर्व करना है, DIN लेना है और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3 है, जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और बाकी स्टेप 1 स्टेप 2 तो 1 तो इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 बस ये इसलिए है क्योंकि जब तुम डॉक्यूमेंट सबमिट आप कर रहे हो ना, उस डॉक्यूमेंट में कई बार डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए और भी चीज़ें चाहिए। तो वो सब जो चाहिए होता है ना, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह चाहिए होता है, तो वो भी आप पहले ही अप्लाई कर दो। आप साइमल्टेनियसली इस काम को कर लीजिए। तो इसी इनकॉर्पोरेशन को थोड़ा सा डिटेल में फॉर्म नंबर के साथ समझ लेते हैं हम कि क्या क्या फॉर्म नंबर जाएगा और कैसे कैसे होगा। तो एक तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए होता है ना। क्या होता है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC जो होता है, वो आपको क्या करना होता है, अप्लाई कर देना होता है, तो आपकी कंपनी को मिल जाएगा। और ये होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये इशूइंग अथॉरिटी आपको, उससे आप ऑथराइज करके आप उसको रिसीव कर लेंगे। क्लियर है। अब इसमें इसको पाने के लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये सब चीज़ें जो है, फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करनी पड़ती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब देखिए ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आप रजिस्टर कराने जा रहे हो, कंपनी को अपना बताने जा रहे हो, तो उससे पहले अपनी तैयारी कर लो। तो ये तैयारी करना है कि हम अपना एक डिजिटल सिग्नेचर्स का सर्टिफिकेट रिसीव करवा लें, हम DIN के लिए अप्लाई कर दें, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि कैसे जो भी डायरेक्टर्स उनका DIN होना चाहिए। तो वो आप DIR 3 मतलब डायरेक्टर्स का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है ये, DIR 3, उसमें आप अप्लाई कर देंगे कि हमको DIN चाहिए। उसके लिए आप अपने अटैचमेंट्स देंगे कि ID प्रूफ दे देंगे, सिग्नेचर्स उनके देंगे। ठीक है, उनका फिर वेरिफिकेशन बाई एप्लीकेंट्स, मतलब DIR 4 में जिसको आप डायरेक्टर बता रहे हो उसका साइन वाइन रहेगा, वो वेरीफाई करेगा, वो भर के देगा। तो ये सब चीज़ें आपने करके अपने डायरेक्टर्स के लिए, जिसका नाम आप मेंशन कर रहे हो, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करवा लो। अब मेन काम प्रोसीजर शुरू हुआ कि पहले एप्लीकेशन डालो, अपना नाम अवेलेबल करवा लो। आप जैसे ही आप नाम अवेलेबल करवा लिए ना, आप नाम कैसे रिजर्व करवाओगे, तो नाम रिजर्व करने के लिए आपको INC 1 फॉर्म नंबर होता है, उसको फिल करना पड़ता है।
अब देखिए, ये जो आईएनसी फॉर्म नंबर है ना, ये नेम अवेलेबिलिटी के लिए फॉर्म नंबर है। आईएनसी से क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का इन शॉर्ट आईएनसी। तो जितना भी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में फॉर्म नंबर जाएंगे वो कौन से जाएंगे, आईएनसी से। तो पहला काम तो था कि नाम को रजिस्टर करना कि नेम अवेलेबल है कि नहीं, पहले तो नाम बुकिंग कराओ, इसीलिए सबसे पहला फॉर्म क्या गया, आईएनसी 1। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, नाम को रिजर्व कराने के लिए ना आपको 20 दिन का पीरियड मिल जाता है, मतलब जब से आपने रिजर्व कराया उसके 20 दिन के अंदर अपना काम 20 दिन के लिए, जब आईएनसी फिल करेंगे तो 20 दिन के लिए आपका नाम रिजर्व हो गया। कोई भी चाहेगा तो उस नाम को नहीं ले सकता, 20 दिन के लिए वो नाम आपके नाम पे अलॉट हो चुका है कि ये इस पर्सन ने अप्लाई किया इस नाम के लिए। पहले ये पीरियड 60 दिन का हुआ था, फिर जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद इसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी कर दी गई है, 20 डेज़ की कर दी है। तो आपने अपना नेम को रिजर्व करा लिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व 20 दिन के लिए कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एमओए को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपको क्या करना, नेम रिजर्व करवा लिया, डीआईएन वगैरह लिया, अब आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है। तो अपना एमओए सब कुछ अच्छे से रेडी कर लीजिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा। तो अब इनकॉर्पोरेशन का काम शुरू हुआ, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन का काम मतलब क्या, फाइल करना, रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, जो हमने वहाँ पे बताया था स्टेप 3, डॉक्यूमेंट फाइल करना, यही मेन इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करने का काम यहाँ से शुरू होता है। ये तो हमने तैयारियाँ करी, नेम रिजर्व करवा लिया, ए बनवा लिया, अपना सिग्नेचर अपना रजिस्टर रख लिया, डीआईएन का नंबर अलॉट करवा लिया, ये सब हमने तैयारियाँ कर ली। अब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ, तो हमने क्या किया, आरओसी में अपना फॉर्म आईएनसी 7 वहाँ पे अप्लाई कर दिया। कब करेंगे, आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग आईएनसी 1। आपने नाम रिजर्व करवाया है ना आईएनसी 1 में, नाम रिजर्व करवाने के बाद आपको आईएनसी 7 में अप्लाई करना पड़ेगा फाइल, ठीक है। अब आईएनसी 7 में तो इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन का 7 फॉर्म नंबर है, आईएनसी 7 आरओसी का फॉर्म नंबर है। ये इसका मतलब क्या है, आप इसमें अप्लाई करने का मतलब अब आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे इसके साथ, इसी फॉर्म के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले हो। तो आपने अप्लाई किया आईएनसी 1 में, नाम को रिजर्व करवाया, अब आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको भेजने हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आईएनसी 7। अगर आप 1 पर्सन कंपनी है तब आपको आईएनसी 2 भरना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइवेट पब्लिक जो भी हैं आपको आईएनसी 7 ही भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करने होंगे, इस फॉर्म के साथ सारे अटैच करने होंगे। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो फाइल करने पड़ते हैं, तो ये वो अटैचमेंट्स ही हैं जो फाइल करने पड़ते हैं। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा आरओसी में, यही वो अटैचमेंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको कभी कभी ना आपकी बुक्स में हेडिंग डाल के बहुत सारे लिख देंगे कि ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर आपको सबमिट कराने हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं लीगली की फॉर्म नंबर के साथ ही कौन कौन से अटैचमेंट अब आपको देनी होगी रजिस्टर कराने के लिए आरओसी में। तो आपको अपना एमओए जो आपने तैयार करवाया था ना, उसको जो सब्सक्राइबर्स उनसे साइन करवा के प्रॉपर तरीके से आपको वो देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आईएनसी 8 फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी अटैच कर दीजिए आईएनसी 7 के साथ। आईएनसी 8 क्या था, आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट था, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि जो पर्सन है वो स्टैट्यूटरी पर्सन बेसिकली वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये जो पूरा तैयार हुआ है डॉक्यूमेंट, ये सब मेरी नॉलेज में है और कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी रूल लगते हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए उन सारे रूल के हिसाब से इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स। अब वो लोग होते कौन है जिनकी साइन यहाँ पे लगती है, तो या तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो सकते हैं या कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, लाइक सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो सकते हैं। सिर्फ यही 4 लोग हैं जिनको ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की परमिशन है, इनके ही साइन चाहिए। तो ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म किस नंबर में भरा जाएगा, आईएनसी फॉर्म आईएनसी 8 में। ये आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप टिक कर देंगे। मान लीजिए आपकी सीए ने किया तो वो सीए पे कॉलम पे टिक कर देगा, अपना मेंबरशिप नंबर, नाम सब वहाँ पे लिख देगा। तो इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हो गया, ये भी अटैच करके चला गया कि हाँ इस सीए ने ये वेरीफाई किया है, कि वो डिक्लेयर करता है कि जितना भी काम हुआ सब सही हुआ है और रूल के हिसाब से हुआ है। इसी को बोलते हैं फॉर्म आईएनसी 8 या स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या आता है, फॉर्म आईएनसी 9। ये एक्चुअली एक एफिडेविट फॉर्म है। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि एफिडेविट फॉर्म फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर एंड पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस फ्रॉड। तो आप एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट किस चीज़ का दे रहे हैं, जितने लोगों के नाम एमओए में आपने एज एन सब्सक्राइबर रखा या मतलब कि आपके फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह हैं, ये वो कहेंगे कि जो कुछ भी कंपनी का ये फॉर्मेशन या प्रमोशन या मैनेजमेंट पूरा जो बन रहा है और हम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं है, कोई भी फ्रॉड
फ्रॉड का केस नहीं है, हम किसी भी तरह किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं और सारा प्रमोशन फॉर्मेशन जो भी इस कंपनी का हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, ट्रू हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये एफिडेविट देंगे। तो एफिडेविट कैसे, हाथ से लिख के देंगे? नहीं, फॉर्म INC 9 रहेगी, उसी में फिल करके दे देंगे। तो ये सब अटैचमेंट जा रही है, तो आपकी हेडिंग क्या हो जाती है? एफिडेविट देना। किस एफिडेविट में किस फॉर्म नंबर देंगे? फॉर्म INC 9 में देंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होगा, किस में सबमिट होगा? INC 8 में साइन होगा। MOA डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, AOA सबमिट होगा, डायरेक्टर्स की कंसेंट सबमिट होगी, ये सब चीज़ें आपकी सबमिट होगी। फिर क्या होगा, और क्या अटैचमेंट जाएगी आपकी INC 7 के साथ? पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर अलॉन्ग विद ID, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स, पैन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो अब डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह है, ID प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, ये सब भी अटैच होगा उन सारे लोगों के जिनकी कंसेंट, जिनका एफिडेविट या जिनके नाम उस पूरे MOA और सब चीज़ों में आपने रखे हैं, उन सब लोगों की सारी डिटेल्स भी आपको लगानी पड़ेगी। और आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ विटनेस ऑफ MOA एंड AOA। तो विटनेस होते हैं ना कि हमारे ही नॉलेज में है, हम लोगों के सामने ये चीज़ें तैयार हुई हैं, तो जो विटनेस लोग हैं ना उनका भी पूरा ID प्रूफ जाएगा कि हाँ भाई ये सब सही तैयार हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी अटैचमेंट्स आप क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। और जब आप ये सब सबमिट कर देंगे तब क्या हो गया? आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ये कंप्लीट हुआ आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया, किस चीज़ का? इनकॉर्पोरेशन का। और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू होने का मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, जब आपका एग्जिस्टेंस में हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब आपकी कंपनी को CIN अलॉट होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 21 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं इसमें। ठीक है, तो जिस कंट्री में कंपनी बन रही होती है, मतलब जहाँ पे जिस कंट्री की कंपनी है जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है, और ROC जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हुई है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट का अलग अलग ROC ऑफिस होता है, तो उसके हिसाब से इसको जो है आपका CIN नंबर अलॉट होता है। और ये किसके अंडर होता है? MCA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन सारी मैटर्स को देखती है। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में ROC के अकॉर्डिंग ही आपका CIN नंबर अलॉट होगा। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। क्लियर है? मतलब कुछ नंबर्स भी होंगे, कुछ आपके डिजिट वो भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, सबको मिक्स करके ये आपका 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड बनेगा। तो लास्ट 6 डिजिट जो होती हैं CIN की, वो क्या क्या होती हैं? आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होती हैं। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई ना, तो इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का निक नेम क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन कराना। और कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराने आप जाते हो, अब एक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर कराने जाते हो तो कहते हैं ना अपना ID प्रूफ दीजिए, अपना डिटेल दीजिए, नाम दीजिए, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब, इनकॉर्पोरेशन कराने का मतलब ही क्या हुआ? सिंपल सा मतलब हुआ कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सबमिट कराना, अटैच कराना। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, क्या क्या हैं, वही चीज़ें हमने अभी तक में पढ़ी हैं। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन का सब कुछ मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। तो इस CIN में जो लास्ट के 6 डिजिट होने वाली वो क्या होगी? आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, CIN अलॉट हो गया, तो फिर क्या होगा? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड होगा। तो आपको जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, उस दिन से 30 दिनों के अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होता है। कैसे बताएंगे आप? तो उसके लिए फॉर्म नंबर है INC 22। इसमें आप फाइल करके बताएंगे कि मेरा ये है रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपका अपना घर नहीं है, रेंट पे लिया है, तो वो रेंट डीड आपको अटैच करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर ने अपने ही घर को, अपनी ही प्रीमाइसेस को यूज़ कर लिया एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का, तो उनको उनकी NOC देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि डायरेक्टर कह रहा है कि भाई ये मेरी प्रीमाइसेस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो डायरेक्टर का NOC वहाँ पे साइन होकर वो भी अटैच होगा। तो इस तरह से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के 30 दिनों के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका ये सब काम खत्म हो गया तब आप कैपिटल रेज करेंगे। ठीक है, अब अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो आप पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो अपने रिलेटिव वगैरह से रेज करेंगे। इसी वक्त आपका प्रॉस्पेक्टस वगैरह सब इशू होता था। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल को हम यहाँ पार्ट नहीं बना रहे हैं। लास्ट हमारा बनता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू कैसे होगा? तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सो आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आप पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन के
तुरंत बाद ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन कौन सी वाली, प्राइवेट या पब्लिक? जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन अगर विद हैविंग शेयर कैपिटल है तो कैपिटल रेज करने के बाद कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट पाइए और तभी बिजनेस शुरू करिए। तो ये बात कहाँ पे कही गई? एज पर सेक्शन 10A ये बोला क्या गया कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उन्हें अपने इनकॉर्पोरेट रजिस्टर होने के 6 महीने के अंदर, 180 दिन के अंदर अपना कैपिटल वगैरह रेज करके कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ले लेना होता है। और जब वो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ले लेते हैं उसके बाद ही वो अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं। तो ये जो बात लिखी गई 6 महीने के अंदर उनको अपना सर्टिफिकेट इशू करा लेना चाहिए, ये बात कहाँ लिखी गई? सेक्शन 10A में लिखी गई है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।